हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सभी को फ्री क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आप अपने स्टेट पीसीएस या फिर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। यहाँ पर अभी आपकी हिस्ट्री क्लास चल रही है और मध्यकालीन भारत जो है अभी शुरू हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास जो है देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारा दूसरा लेक्चर है। बहुत सारी चीज़ें अभी छूटी नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए कि क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो आप अपने स्टेट पीसीएस पे, अपने यूपीएससी पे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो है मैं आपको बताते जाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिल्ली सल्तनत एक ही क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो है कई सारी डायनेस्टी हैं स्टूडेंट। उन सब के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। उन सारी डायनेस्टी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि एक आपकी समझ भी बने और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है आप देख सकते हैं 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत मौजूद रहता है स्टूडेंट। इस दौरान कई सारे डायनेस्टी जो हैं भारत में शासन करती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी है उसे हम लोग ममलूक और स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ज्यादातर ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है, जिसने जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। आज की जो आपकी क्लास है स्टूडेंट वह इसी पर फोकस रहने वाली है, इसीलिए कोशिश कीजिए आज की जो क्लास है यानी कि टुडे आज की क्लास आपकी इसी पर फोकस रहेगी। स्लेव डायनेस्टी या ममलूक जो डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर देखते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी यानी सैयद वंश, यह 1414 से लेकर के 1451 तक। और लास्ट में आता है आपका लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है इसने अपना जो है शासन चलाया। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोई एक ही क्लास में सारी डायनेस्टी तो खत्म होना मुमकिन भी नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग 300 सालों का इतिहास है, तो 300 सालों के इतिहास में हमारे भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। प्रशासन के संदर्भ में अगर हम देखें, कला संस्कृति के संदर्भ में अगर हम देखें, समाज में अगर हम बात करें, तो इन सभी जगह पर हम देखते हैं बहुत बड़े सामाजिक बदलाव आ चुके थे स्टूडेंट, राजनीतिक बदलाव आ चुके थे। तो इन 300 सालों का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी लगता है मिडिवल इंडिया, इसमें कुछ कुछ फारसी शब्द हैं, जैसे ममलूक हो गया, इक्ता हो गया, है ना, जागीरदारी, जमींदारी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप लोग क्लास फॉलो करेंगे तो आप उन चीज़ों को जान सकेंगे। क्योंकि देखिए जब शासन क्या होता है, जब शासन दूसरा स्थापित हो रहा है, देखिए पहले क्या था, पहले भारतीय शासन कर रहे थे, अब जो आ रहे हैं वो लोग बाहर से हैं और उनका अपना रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका वर्किंग कल्चर अलग है। तो वो समाज को, हमारे भारतीय समाज को किस तरह प्रभावित करते हैं और खुद भी किस तरह प्रभावित होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके कोई भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब ना छूटे। प्राचीन काल में भी आपने देखा था, देखिए अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र जो है वो आधुनिक काल का कॉन्सेप्ट है। हम लोग अभी मिडिवल इंडिया पर हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो अभी लोकतंत्र नहीं आएगा। चाहे हम प्राचीन काल के बारे में बात करें, प्राचीन काल में एक्सेप्शनल था जब हमने बताया था आपको महाजनपद के बारे में। महाजनपद के टाइम पे कुछ गणतंत्रों का अस्तित्व हमें मिलता है, लेकिन वो अगर हम कह दें कि बिल्कुल एकदम सतह पर पूरी जमीनी स्तर पर फैला था, ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस थे, वो उस टाइम भी एक्सेप्शंस थे। और अगर हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें तो इस समय भी राजतंत्र ही है। जिस तरह से प्राचीन काल में राजतंत्र था, इस समय भी राजतंत्र है। और हम देखते हैं कि इस समय जो राजतंत्र है उसमें महत्वपूर्ण पद क्या क्या थे। एक तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, सुल्तान। अभी जो है आप लोग मुगलों को क्या कहते हैं, मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह।
तो उन्होंने बादशाह की उपाधि ली थी। लेकिन इस समय दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हो रहा था तो इस समय जो सुल्तान थे, जो राजा थे, जैसे कि इल्तुतमिश हो गया, है ना, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, इन सभी ने किसकी उपाधि ली? सुल्तान की ली। जो किंग होता था, जो राजा था, इस राजतंत्र का जो प्रमुख व्यक्ति था, जिसके हाथों में असीम क्या थी? शक्तियां थी, जिन जो आखिरी एक लास्ट स्टेज होता था, चाहे वो न्याय व्यवस्था में काजी सुन रहे हों या कोई भी सुन रहा हो, आखिरी फैसला अगर फंसता है तो वो कहाँ जाएगा? राजा के पास जाएगा। तो वो आखिरी व्यक्ति जो है, जो आखिरी व्यक्ति या वो पावर, वो कौन है? वो राजा, जिसे हम लोग इस समय क्या कहेंगे? सुल्तान कहेंगे, बादशाह नहीं कहेंगे। बादशाह हम लोग मुगल के टाइम पे कहते हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे, सुल्तान कहते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा एक अमीर वर्ग था। अमीर वर्ग का मतलब क्या हुआ? ये अमीर वर्ग नहीं कि उसके पास पैसे बहुत है, ये एक ऐसा अमीर वर्ग है, पैसे तो इनके पास है नहीं, लेकिन आप आज के आधुनिक टाइम पे इन्हें क्या कह सकते हैं? ऑफिसर्स, है ना, ऑफिसर्स कह सकते हैं आप इनको। यानी कि प्रशासन में बड़े पद को धारण करने वाले लोग जो थे वह क्या कहलाते थे? अमीर वर्ग कहलाते थे स्टूडेंट। यानी राजा है तो राजा की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होगी, राजा अकेले क्या? राजा ठीक है अपना कोई प्रांत जीत लिया या उसने साम्राज्य बना दिया, तो उसको ऑफिसर्स की तो जरूरत होगी ना। तो वो ऑफिसर्स जो है वो कौन है स्टूडेंट? अमीर वर्ग है। इस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इसमें दो तरह के आपको ऑफिसर्स मिलेंगे। एक तो वो जो कि तुर्क थे, जिनका नस्ल क्या था? तुर्की थे, विशुद्ध तुर्क से आए थे या बाहर के लोग थे, वो थे। और एक जो थे कुछ समय लेटर ऑन, यानी उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुछ समय बाद जो हम देखते हैं स्टूडेंट, कुछ इसमें अमीर वर्ग ऐसे हैं जो कि भारतीय मुसलमान हैं, ठीक ना, भारतीय मुसलमान। पहली बात तो ये, भारत में मुसलमान ये भी क्या हुए होंगे? ये भी कहीं ना कहीं जो है कहीं कन्वर्ट हुए होंगे या जो भी है। तो ये दो तरह के अमीर वर्ग थे। बाद में हमें इनके बीच में क्लैश देखने को मिलेगा, इन ऑफिसर्स के बीच में ही, है ना। तो ये हम देखते हैं, एक तुर्क मुसलमान थे, एक भारतीय मुसलमान थे। ये सब क्या थे? ऑफिसर्स के रूप में सुल्तान को अपनी सेवा दे देते हैं और सुल्तान पर नियंत्रण तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरह से उसके राय को प्रभावित करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। और तीसरा वर्ग था स्टूडेंट उलेमा वर्ग, यह भी बहुत जरूरी था। उलेमा कौन होते थे स्टूडेंट? देखिए अभी जो राजतंत्र स्थापित हुआ है जिसके बारे में हम बात करें, दिल्ली सल्तनत जो स्थापित हुआ, यहाँ पर जो मुसलमान धर्म के जो प्रमुख होते थे उलेमा, जो कि न्याय देते थे उस तरह के केसेस में, उनका मतलब राजा इनसे जो है राय विचार करता था किसी भी फैसले को लेने में। जरूरी नहीं कि सभी फैसले में, मगर जहां वो कंफ्यूज होता था कि अब क्या किया जाए तो ये उनको भी राय देते थे। साथ ही जो कार्य होते थे, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे न्याय व्यवस्था होती है, जैसे कि कोई न्याय करना हुआ या फिर इस तरह का कोई सिस्टम जो है, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका होती थी। तो ये भी क्या करते थे? प्रभावित करते थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, लेकिन ये तीन जो थे मेन थे। इसके अलावा जो ये अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग में ही हमने बताया कि ये एक ऑफिसर है, यानी कि राजा का क्या होगा? कुछ ना कुछ मंत्री परिषद जैसा कुछ ना कुछ सिस्टम होगा या मंत्रालय होगा, मंत्रालय होगा। तो इन अमीर वर्गों को उन प्रमुख मंत्रालयों को दे दिया जाता था। यहां तक क्लियर हुआ कि इस समय जो मेन है राजा, जो हम लोग प्राचीन काल में जिसे राजा कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सुल्तान कहेंगे। अमीर वर्ग का मतलब हुआ ऑफिसर्स, जिन्हें कई सारे मंत्रालय दिए जाते थे। उलेमा वर्ग जो था, जिससे राजा खुद भी परामर्श लेता था, प्रभावित करते थे, क्योंकि उस समय ये जो था एक जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो थे वह लोग शासन कर रहे थे, तो इसमें इनकी राय जरूरी हो जाती थी। अब हम आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना कैसी है। आप लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जो साम्राज्य है उसको कई भागों में बांटा जाता था, ताकि क्या हो सके, जो शासक है उसको सुविधा हो सके वहां के कार्य को देखने में, वहां की शासन व्यवस्था चलाने में। दिल्ली सल्तनत में भी यही होता है स्टूडेंट। दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने से पहले एक चीज याद रखेंगे, प्राचीन काल में या फिर पूर्व मध्यकाल हम कह सकते हैं, यानी कि मध्यकाल के आने से पहले तक हम भारत में जो एक बड़ी चीज देखते हैं पूर्व मध्यकाल में, वह क्या था स्टूडेंट? वह था मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था, है ना, सामंतवादी व्यवस्था था। अलग अलग जगह पे बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनकी अपनी सेना होती थी, वो राजा को हेल्प देते थे,
और अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र तरीके से रखते थे। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की व्यवस्था को क्या किया गया है, प्रशासन की व्यवस्था का एक निश्चित रूप तैयार किया गया है स्टूडेंट। और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने जो है सामंतवादी व्यवस्था को हटाकर के जो सामंत क्या हो जाते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, जो राजाओं को भी प्रभावित करते थे, उनको हटा करके क्या करते हैं, मानिए कि आपका दिल्ली सल्तनत है, बहुत बड़ा एम्पायर है ना, ये बहुत बड़ा एम्पायर है, इनकी ये बहुत बड़ा एम्पायर है ना। तो ये दिल्ली सल्तनत है, इसकी जो प्रसार है बहुत लंबा चौड़ा है। अब एक राजा जो यहाँ बैठा हुआ है, जो क्या जिसे हम क्या कहते हैं, सुल्तान, संभव है कि यहाँ भी भागे, यहाँ भी भागे, यहाँ भी भागे, यहाँ भी भागे, सब जगह भाग भाग के जो है वो अपने प्रशासन को देखते रहे, नहीं संभव है। तो उसने क्या किया कि कहा कि हमारा तो समाज, हमारा जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, जो केंद्र है, केंद्र में जो सेंटर जहां राजा रहते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में राजा रहता था, तो इसके लिए एक प्रशासन की व्यवस्था होगी, यहाँ पर राजा है, यहाँ पर काजी होंगे, यहाँ पर सैनिक होंगे, सब चीज होंगे। मगर इसके अतिरिक्त तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने जो है इस साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा। अब इसको आप प्रांत में ऐसे बांट दीजिए, ये प्रांत दिख रहा है, बलबन के टाइम पे लगभग 14 थे स्टूडेंट, तो इसे कई प्रांतों में बांट दिया। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, तो ये बड़ा बड़ा जैसे स्टेट होता है ना, इसको इन प्रांतों में बांट दिया, ये आपके प्रांत हो गए। अब जो ये प्रांत हैं, प्रांत भी बड़ा है, अब इन प्रांतों को स्टूडेंट, इन प्रांतों को इन्होंने किस में बांटा, देखो देखिए यहाँ पर हो गया किंग हो गया, सुल्तान हो गया, ये आपका प्रांत में इन्होंने बांट दिया। और प्रांत को किस में बांट दिया स्टूडेंट, प्रांत को जो, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, ड्राइंग को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, रुकिए। ये आपका दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे आपका रहा सुल्तान, और इनको इन्होंने किस में बांट दिया, प्रांत में बांट दिया, ठीक है, ये हो गया आपके प्रांत। अब इसके अंदर भी इन्होंने क्या बनाया, इसके अंदर जो ये प्रांत बना, यानी ये स्टेट जो बना आपका, इसके अंदर जो है इसका भी विभाजन किया गया। और जैसे एक स्टेट में आप जाते हैं तो आपको बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट दिखते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, तो ये इसमें डिस्ट्रिक्ट कई सारे बना दिए गए। अब इस जो जिसको हम जिला कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक तरह का जिला है स्टूडेंट, है ना, उसको हम लोग इस भाषा में बोलते हैं शिक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में जिले स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते थे, तो आप क्या कहेंगे कि इसे शिक कहते थे स्टूडेंट। अब ये जो शिक है, इसमें भी क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसकी भी व्यवस्था करने के लिए इसको इन्होंने परगने में बांट दिया, यानी बहुत सारे गांवों का समूह। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या कहलाती थी, ग्राम, यानी कि गांव। गांव अगर आप प्राचीन काल से देखें तो गांव को ज्यादातर जो है, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें तो गांव जो हमेशा क्या रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन में रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट में हमेशा रहे हैं भारत के संदर्भ में। ज्यादातर राजा महाराजा कितने भी कुछ हो जाए, उन्होंने प्रांत पे तो ध्यान दिया, जिले पे ध्यान दिया, इन सब पे ध्यान दिया, लेकिन गांव में जो लोग लोकल्स थे वही उसका मैनेजमेंट करते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गांव इनके प्रशासन की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आपका दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो साम्राज्य है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो केंद्र है उसमें तो राजा रूल करता है, फिर प्रांत आता है, प्रांतों में उसको बांट दिया जाता है साम्राज्य को, और इन प्रांतों को शिक और जिलों में बांटते हैं, फिर परगने में बांट दिया हमने, और फिर किसमें, ग्राम में बांट दिया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 4 दिख रहे होंगे, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है बर्नी, है ना। बर्नी कहते हैं कि इस समय जो प्रशासन में जो है 4 महत्वपूर्ण पोस्ट थे, मंत्रालय थे। तो ये कौन कौन से थे स्टूडेंट, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ये आप यहां तक ही नहीं माने, ये बर्नी महोदय कह रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दीवाने अमीर को ही उसके बाद जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे किया था, दीवाने मुस्तखराज इसे अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, ये सब मंत्रालय हैं। दीवाने खैरात जहाँ पर क्या किया था, ज़कात उका से संबंधित जो है दान पुण्य वाला काम किया जाता था। दीवाने इस्तिहाक होता था स्टूडेंट, दीवाने बंदगान होता था,
दासों का जो प्रमुख होता था, है ना, दीवाने वकूफ होता था, और इसके अलावा दीवाने कज़ा, दीवाने ममाल के कई सारे दीवान थे, है ना, कई सारे मंत्रालय थे। लेकिन मेन मंत्रालय कौन थे स्टूडेंट? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। अब बोलेगा मैडम ये दीवान को कुछ समझा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते थे, ये मंत्रालय वही हैं। मैं जो नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी उसमें और सब जो मंत्रालय हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग ममलूक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको खाका दे दिया जाए ताकि आप दिल्ली सल्तनत की एक मोटी मोटी जो है तस्वीर खींच सकें, है ना, इसीलिए मैंने अभी आपको वो पूरा नहीं दिया है। तो देखिए दीवाने विजारत क्या था, इसका प्रमुख होता था वजीर। कौन? वजीर जो था इसका प्रमुख होता था स्टूडेंट। और हम देखते हैं वित्त संबंधी और लोक प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य ये करता था। इसके अंतर्गत भी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट आते थे, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है, दीवाने विजारत किसके अधीन था? वजीर के अधीन था। वजीर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था। अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा सुल्तान, अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग में अगर आप रख सके तो वजीर को रख दीजिए, वजीर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, इसका वजीर होता था। दीवाने अर्ज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये सैन्य विभाग था आपका। क्या था? सैन्य विभाग होता था स्टूडेंट। तो सेना का रख रखाव से संबंधित जितना मामला है, यानी कि सैनिकों की भर्ती करना, उनके अभियानों का आयोजन करना, ये सारी चीजें जो है, उनका वेतन, ये सारी चीजें जो है, ये सब देखने उखने का काम किनका था? दीवाने अर्ज का था। लेकिन कमांडर कौन होगा? मेन कमांडर वो हमेशा राजा ही होगा, याद रखेंगे। दीवाने इंशा, दीवाने इंशा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पत्राचार विभाग। इसका मतलब क्या होता है? पत्राचार विभाग। अब सुल्तान है तो उसको मैसेज भी तो भेजने होंगे अपने देश में, विदेश में, लोगों से कई अलग अलग फरमान निकालने होंगे, ये सब कौन करेगा? उसके लिए तो जरूरी है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने इंशा वही होता था स्टूडेंट, ठीक है। पत्राचार विभाग होता था, यानी कि शाही घोषणाओं से संबंधित विभाग था, जो कि राजा की जो है घोषणाएं जो है वो निकालता था। इसके बाद हम देखते हैं दीवाने रसालत। अब दीवाने रसालत क्या है स्टूडेंट? दीवाने रसालत भी कहते हैं और इसको रिसालत भी कहते हैं। रिसालत भी कर सकते हैं आपको, रिसालत, या विदेश विभाग होता था स्टूडेंट, विदेश विभाग, ठीक है। विदेशी संपर्क के कार्य उस टाइम में अगर आप देख रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में जो लोग आ रहे हैं वो खुद ही क्या है? विदेशी हैं। और उस समय, जिस समय हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे आपको मैं समझाऊंगी, उस समय अगर आप देखिए तो मंगोल का आक्रमण जो है पूरे मध्य एशिया में जो है वो चंगेज खान के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, अभियान हो रहे थे, और कई सारे जो मुस्लिम राजवंश थे वो उखड़ गए थे, कई सारे विद्वान भाग रहे थे, और कई सारे लोग जो है भारत में शरण के लिए आ रहे थे। तो इस समय हम देखते हैं स्टूडेंट कि विदेश विभाग जो है वो प्रमुख हो जाता है। प्रमुख क्या मतलब? इंपॉर्टेंट एक था। तो ये चीज आप समझ गए कि दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, दीवाने रसालत। बाकी जो और सब आएंगे वो मेन तो ये चार हैं। और इसके अलावा जो आएंगे आपके, जैसे कि जब मैं पढ़ाऊंगी खिलजी वंश तब आपको बता दूंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तुगलक वंश तब मैं आपको बता दूंगी। उन्होंने कुछ वंशों ने भी, राजवंशों ने भी क्या किया? अपने टाइम पे नए नए पोस्ट क्रिएट किए, जैसे कि दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक लेके आया। उसी तरह हम देखते हैं दीवाने अमीर को ही जो है तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक लेके आए। उसके बाद खिलजी जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने दीवाने रिसालत लेके आए, दीवाने मुस्तखराज लेके आए। तो उस समय हम लोग इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में जो साम्राज्य था उसको कई प्रांतों में बांटा गया। तो प्रांत को में जो बांटा गया था उसके जो उसमें शासन करता होगा उसे हम कुछ कहते होंगे ना। तो इन प्रांतों में जो शासन करता था उसको हम कहते थे इक्ता कहा जाता है, ठीक ना। मैं कंफ्यूज हो रही थी एकता एकता क्या लिखा हुआ है। तो मुगल सॉरी सल्तनत काल में इन प्रांतों को कई सारे भागों में विभाजित किया जाता था, और इसे हम क्या कहते थे? मैंने आपको अभी पढ़ाया, सॉरी इधर देखिए आप,
इन प्रांतों को हम क्या कहते थे स्टूडेंट, यहीं पे लिख दे रही हूँ, इक्ता। इन इक्ताओं को शिक में, शिक को कई परगनों में, परगनों को कई ग्राम में बांटा जाता था। और इन इक्ताओं में जो लोग शासन करते थे, जो राजा की तरफ से, उनको हम क्या कहते थे, इक्तेदार कहते थे। इक्ता या विलायक, इक्तदार भी कहते थे स्टूडेंट, इन्हें कहते थे। प्रांत के गवर्नर, प्रांत के गवर्नर या प्रधान को वली, इक्तेदार, नायक, नाजिम, ये सभी शब्द उसी के लिए प्रयोग में आते थे। और इसका काम क्या था कि प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखे और भू राजस्व कलेक्ट करके कहाँ दे दे, जो है केंद्र में दे दे। तो प्रांत के, तो आपने देख लिया। हम देखते हैं 14वीं शताब्दी में मैंने बताया था कि सल्तनत काल के कई विस्तार हो जाते हैं, तो इन प्रांतों को कई जिलों में बांट दिया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिक कहते हैं। और 1279 में इन शिकों की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। शिकों या जिले ही थे, इनको कई परगने में बांटा गया था स्टूडेंट, और प्रत्येक परगने में आमिल और मुंसिफ जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कौन थी, ग्राम थी, अभी मैंने बताया। और यह जो है यहाँ पर स्वशासन और पैतृक अधिकारी जो थे वही व्यवस्था करते थे। गांव के मुख्य अधिकारी थे पटवारी, चौधरी, खूद, मुकद्दम, ये सभी क्या करते थे, लगान वसूल करते थे और जो है जमा करवाते थे। एक चीज आपको मिलेगा, खालसा भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। खालसा भूमि क्या थी, खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो केंद्र की सीधे किस में होती थी, कंट्रोल में होती थी। तो ये केंद्र के कंट्रोल में होती थी, और यहाँ पर जो अधिकारी शासन करता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाहना कहते हैं। सल्तनत काल में हम देखते हैं सुल्तान ही इन शाहनाओं को नियुक्त करता था, और ये वहां से राजस्व एकत्र करके खजाने में भेजते थे। लेकिन ये भूमि में अंतर क्या है स्टूडेंट, इस भूमि में अंतर ये है कि ये भूमि जो है ये सरकार की भूमि है, सुल्तान की भूमि थी, खालसा भूमि जो होती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया जब क्लास शुरू होने वाली थी तो मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत एक बड़ा पोर्शन है, 300 सालों का इतिहास आप पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्लास में सारी चीजें कर लेंगे। कई सारी डायनेस्टी आपने देखी, तो इन चारों पांचों डायनेस्टी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं ममलूक डायनेस्टी के बारे में स्टूडेंट। इसको कई बार स्लेव भी कहते हैं और ममलूक भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा उचित क्या है, ममलूक डायनेस्टी कहना। हम देखते हैं जो अंतिम तुर्क विजेता था वह कौन था स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी जो तराई की प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध में तो वो पृथ्वीराज से हार गया, द्वितीय युद्ध में उन्हें हराया उसने, फिर चंदावर के युद्ध में भी वो जीत गया। इसके बाद जो उसके पास भारत का एक बहुत बड़ा क्या मिला उसको हिस्सा, चूंकि वो जीत चुका था तो उसके पास आ चुका था, तो उसने क्या किया स्टूडेंट, एक चीज उसके साथ थी कि उसके पास जो थे बहुत सारे गुलाम थे। अब ये गुलाम कैसे थे, ये वो जो है कोई अच्छे, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति, बच्चा दिख रहा हो, स्वस्थ दिख रहा हो, या उसको संभावनाएं दिखती थी, तो हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में तो वो लोग उसको खरीद लेते थे, जिनके पास पैसे होते थे उन्हें खरीद करके फिर उनको ट्रेन किया जाता था। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के पास में क्या था, बहुत सारे गुलाम थे। और चूंकि गौरी के बाद जो सत्ता आती है जिसे हम भारत में कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, ममलूक डायनेस्टी कहते हैं, जो कि 1206 से लगभग 1290 तक चलती है। इस डायनेस्टी को कई बार लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, लेकिन गुलाम वंश कहना सही नहीं है, क्योंकि देखिए इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, ये बच्चे भले गुलाम बने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ममलूक कहा जाता है। हबीबुल्लाह जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया कि जो अंतिम तुर्क विजेता था वो कौन था, मोहम्मद गौरी। इसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन इसने अपने पास बड़ी संख्या में क्या रखे थे, दास, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गुलाम, गुलाम इसने रखे थे। और जब यह जीत गया, भारत के बहुत सारे प्रदेश जीत गया, बहुत बड़ी हिस्से जीत गया, तो उनको जो कमांडर एक तरह से क्या थे, वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनको वहां पर नियुक्त किया गया।
और हम 1206 से 90 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान थे जिनको बेच दिया गया, गरीबी के कारण बेच दिया गया हो उनके माँ बाप के द्वारा, चाहे जैसे भी बेच दिया हो, चोरी करके बेच दिया गया हो। इल्तुतमिश को तो चोरा करके बेचा गया था, उनके भाइयों ने ही बेच दिया था इल्तुतमिश को। तो ये क्या थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इनको ममलूक कहा जाए, वो ज्यादा अच्छा है। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट, और उसकी मृत्यु होने के बाद हम देखते हैं लाहौर में जो इनके कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, वहां के नागरिकों ने अनुरोध किया कि भाई आप क्या करें, सत्ता जो है वो प्राप्त कर लें, वो सत्ता आप अपने पास रखें और देखें। और हम देखते हैं इसके बाद ही, मोहम्मद गौरी के बाद जो हम बात करने वाले ममलूक डायनेस्टी में, ममलूक डायनेस्टी में ही कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबल ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार हैं एक अजीज अहमद, उन्होंने कहा है इन्हें आरंभिक तुर्क शासक का नाम दिया है, और इन्होंने बताया है कि ये क्या थे, इनमें से प्रत्येक जो थे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसीलिए हम इन्हें गुलाम वंश नहीं कहेंगे, इनके स्थान पर हम प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहेंगे, यानी आदि तुर्क कहेंगे। मामलुक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए बच्चे जो होते हैं उनको मामलुक कहा जाता है, और ये किसके द्वारा दिया गया, हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि मामलुक किसको कहते हैं। मामलुक का अर्थ ही होता है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान, है ना। तो ये जैसे कि अब क्या है, अब गौरी की मृत्यु हो गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। तो चलिए पहले अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। इस क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ चीजों पे बात कर सकें। दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1265 के बारे में बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और नसरुद्दीन महमूद, ये सभी जो है इनके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें बात हो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं बता दूं आपको कि यह जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक थे। इनका काल क्या है, 1206 से 1210, और यह दिल्ली के जो है प्रथम तुर्क शासक थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक तो जरूर है, लेकिन इन्होंने दिल्ली में आकर के शासन नहीं किया है। ये कहाँ थे, इनकी राजधानी लाहौर ही थी, ये राजधानी वहीं लाहौर में ही रहते थे। और भले ये शासक बन गए, लेकिन इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली स्टूडेंट, और हमेशा मलिक और सिपासलार जैसे नामों से, पदवियों से जो है अपना काम चलाते रहे। इन्होंने खुतबा होता है, खुतबा क्या होता है स्टूडेंट, जो मुसलमान होते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनका जो फ्राइडे होता है, आपको मालूम है जुम्मा जिसको वो बोलते हैं, महत्वपूर्ण होता है। तो जुमे की नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। तो उसमें कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जो जब जिसका भी शासन होता है उसका नाम होता है, लेकिन इन्होंने जो है अपना खुतबा में नाम नहीं पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने उसे स्वीकार किया। हम देखते हैं इन्हें जो है दास्ता से मुक्ति, देखिए सुल्तान तभी कोई बन पाएगा ना, बादशाह तभी कोई बन पाएगा जब वो क्या हो, गुलाम नहीं रहे। भले इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, लेकिन इनको तो गुलाम बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इनको दास्ता से मुक्ति कब मिली थी, 1208 में मिली थी। किसने दी थी, गौरी ने दी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इल्तुतमिश जो था, जो कि इनके बाद क्या बना, राजा बनते हैं, उनको दास्ता से मुक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही मिल गई थी, गौरी ने दे दिया था 1206 में। जब तक आप दास हैं आप तब तक सर्व नहीं कर सकते हैं, ये रहता है मामला। ऐबक ने 1206 से 10 तक क्या किया, लाहौर से ही अपना शासन संचालित किया, और उसकी राजधानी भी क्या थी, लाहौर थी। इसको कई बार लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है, बहुत ही क्या कहते हैं, दानवीर टाइप के आदमी थे, और जो है काफी दान ऊन करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। और पील बख्श भी कहा जाता है कि हाथियों का दान देते थे। हसन निजामी एक इतिहासकार हैं स्टूडेंट, इसके समय में हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर, ये दोनों जो थे ये किसके थे संरक्षण में थे, ऐबक के संरक्षण में थे। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में कुछ और भी जान लीजिए आप। 1210 में लाहौर में ये चौगान, जो हॉकी टाइप का नहीं होता है, घोड़े पे बैठ करके खेला जाता है, वही खेल रहे थे, इसी से गिर गए और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनके उत्तराधिकारी जो थे वह बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, आराम शाह नाम था। बाद में इल्तुतमिश ने उनको हटा दिया, और ऑफिसर जो थे बड़े बड़े, उन्होंने इल्तुतमिश को सपोर्ट किया, तो फिर इल्तुतमिश क्या हो गए, सिंहासन पर आ गए।
ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान किस पे दिया? सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया स्टूडेंट। तो ये थे ऐबक। ऐबक के बारे में आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी कि तुर्की राज्य का संस्थापक थे, तुर्क अगर देखा जाए तो दिल्ली का प्रथम शासक थे, लेकिन वास्तविक रूप से ये है कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे, राजधानी लाहौर ही थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए, ये आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है आपको मालूम है दिल्ली में है, और कई लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया तो, लेकिन उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम नहीं रखा हुआ। पहली बात तो ये क्यों? क्योंकि आपको एक चीज और बता दो कि इस समय जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का जब प्रवेश होता है तो साथ ही सूफीज्म का भी प्रवेश भारत में साथ साथ होता है, ठीक है। और इस समय हम देखते हैं, इस समय दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के एक सूफी थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो थे यहाँ पर, और उन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। कुतुब इसका नाम रखा गया स्टूडेंट, और इसकी नींव रखवाने वाले कौन थे? यही थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इसका काम शुरू करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मौत हो गई, तो ये अनकम्प्लीट स्ट्रक्चर रह गया, इनकम्प्लीट रह गया। और उसके बाद जो है इसे इल्तुतमिश ने, इसे जो नेक्स्ट एम्परर हुए उन्होंने इसे कंप्लीट करवाया स्टूडेंट। कंप्लीट कब हुआ? 1230 और 31 के मध्य में इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने स्टूडेंट। अब हम इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश का जो समय है 1210 से 1236 है स्टूडेंट, और इसको कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का क्या है? वास्तविक संस्थापक है। और जिस तरह से हम देखते हैं, जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई उस समय यह बदायूं के क्या थे? सूबेदार थे। आरंभ में वह उसके बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे। और आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, योग्य नहीं था, उसको हटा करके ही इन्होंने तुर्क अमीरों की सहायता से जो है इल्तुतमिश ने 1210 में क्या किया? दिल्ली सल्तनत की गद्दी को पा लिया स्टूडेंट। इल्तुतमिश सुल्तान के पद को ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने पद को वंशानुगत बना दिया, यानी कि हेरिडेटरियल बना दिया कि इनके बाद इनकी बेटी शासन करेगी। उसके बाद जो है कई पीढ़ियां जो है इल्तुतमिश की शासन करती रही हैं, है ना। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि यह जो है वंशानुगत बनाने वाले पहले सुल्तान थे। मोहम्मद गौरी ने 1206 में इन्हें किससे कर दिया था आजाद? दास्ता से आजाद कर दिया था, इनकी बहादुरी देखकर, जब यह खोखरों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ रहे थे। और साथ ही उसे जो है अमीरुल उमरा की भी उपाधि दी थी मोहम्मद गौरी ने। 1229 में इसके लिए इल्तुतमिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1229। इस समय बगदाद के खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया था, जो दिल्ली सल्तनत का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में था। तो चूंकि जो आपको मालूम है मुसलमानों में जो है खलीफा होते थे उस समय, तो उनका अप्रूवल ऐसे अगर हो जाता था तो अच्छी बात होती थी, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ एज अ किंग इल्तुतमिश ठीक है रूल कर रहे हैं और जो है दिल्ली सल्तनत है, तो उनका अप्रूवल 1229 में इन्हें मिला था स्टूडेंट। इल्तुतमिश जब दिल्ली में, इन्होंने एक चीज और बता दूं, जिस तरह से ऐबक ने लाहौर में, इल्तुतमिश का सेंटर दिल्ली ही था, और इन्होंने अपने सारे विरोधियों को खत्म करते हुए जो है पिर्थू का विद्रोह वगैरह भी हुआ था उस सबको भी खत्म कर दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने एक तुर्कानी चहलगानी बनाई, यानी जिसे हम चालीसा कहते हैं स्टूडेंट, यानी 40 अमीरों का समूह। ये 40 अमीर कौन थे? जो कि इल्तुतमिश के प्रति बहुत वफादार थे। तो इसने 40 अमीरों का समूह बनाया जो उसके प्रति वफादार हैं। वैसे तो इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि इनके शासन की हिफाजत करें, यानी कि उसको क्या करें, देखभाल करें अच्छे से और वफादार रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं इल्तुतमिश के मरने के बाद ये जो 40 अमीर इन्होंने बनाए थे वो इन्हीं के पूरे वंश को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1221 में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया में चंगेज खान का उदय हो चुका था स्टूडेंट। मंगोल्स जो थे वो पूरे मध्य एशिया को रौंदते जा रहे थे, और इसी दरमियान हम देखते हैं कि चंगेज खान के आक्रमण का एक बड़ा डर भारत को भी सता रहा था। क्यों? क्योंकि 1221 में हम देखते हैं इस समय जो है ख्वारिज्म का जो अंतिम शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान कहां तक पहुंच गया? सिंधु नदी तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने एक मैसेज इल्तुतमिश को भिजवाया कि हमें आप शरण दे, सिंधु तो आप देख ही रहे हैं, तो हमें आप शरण दे। इल्तुतमिश ने कहा कि आप वहीं से लौट जाइए। अगर सोच लीजिए कि अगर इल्तुतमिश ने शरण दे दी होती तो चंगेज खान कहाँ? दिल्ली, है ना, और दिल्ली में कत्लेआम होता।
तो अच्छी बात ये हुई, कहा जाता है कि बहुत ही दूरदर्शी टाइप के शासक थे। इन्होंने अपनी सूझबूझ से उस समय, जिस समय दिल्ली सल्तनत क्या है, अभी बन ही रहा है, कोई बहुत मजबूत तो है नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए हैं सीधे, तो उन्होंने उस बनते हुए साम्राज्य को खोखला नहीं किया और भारत को मंगोल आक्रमण से भी सुरक्षित रखा। ये बात कब की है? 1221 की है स्टूडेंट। 1230 और 31 में हम देखते हैं इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया। बंगाल का मामला जो है आप पूरे सल्तनत काल में, मुगल काल में हर जगह देखेंगे कि हमेशा जो है मामला इसलिए क्या रहा, सल्तनत और मुगल काल में हम ज्यादा देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो सेंटर है आपका दिल्ली हो गया, इससे बहुत दूर पड़ता है बंगाल, तो वहां पर जो है हमेशा कहीं ना कभी रिवोल्ट होता रहता है। तो इनके टाइम पे भी हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम पर, लेकिन उन्हें इस पे जो है अपना ठीक कर लिया था मामला। हमें जो है इल्तुतमिश के कई सारे क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, और इन सिक्कों पर उन्होंने अपने आप को बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि बताया है। और इसके में जो है मुद्रा शास्त्र में हम देखते हैं स्टूडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वो बदलाव ये था कि अब जो है इन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखाया जाने लगा और इस परंपरा की शुरुआत हो गई। जब यह इल्तुतमिश ग्वालियर के विजय पर गए, तो जब वहां से लौट रहे थे, तब उन्होंने लौटने के बाद जो है अपने क्वाइंस पर यानी अपने सिक्कों पर जो है रजिया का नाम लिखवाया और रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मध्यकाल में, क्योंकि देखिए इस समय अगर आप देखें तो इस समय कोई मुस्लिम शासिका आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक रजिया सुल्तान ही दिखती हैं, और उनका नाम जो है इल्तुतमिश ने खुद ही जो है नॉमिनेट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं, वो शराब वगैरह में जो है काफ़ी क्या है गुम हैं, उसी सब में व्यस्त हैं, तो वो उनके शासन या इन सब सत्ता को जो है नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि रजिया को इन्होंने एज अ उत्तराधिकारी सक्सेसर अपना जो है नियुक्त कर दिया। ये बड़ी बात थी। इनके टाइम पे मिनहाजुस सिराज जुजानी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर है स्टूडेंट, और कैरेक्टर क्या है, बहुत बड़े राइटर भी हैं। मलिक ताजुद्दीन, इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया गया। एक्चुअली जब मैं बताती हूँ कि हबीबुल्लाह या फिर या मैं बोल रही हूँ मिनहाजुस सिराज जुजानी, तो आपको लग रहा होगा कि इनके नाम को क्यों फोकस किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग जो है जब सारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है उस समय देखा लिखा लिख रहे हैं, और हम तो वहाँ पास्ट में नहीं जा रहे हैं ना, हम तो उनके टेक्स्ट ही पढ़ रहे हैं, उनके आर्किटेक्चर को रीड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो हम तो महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन जो लिखित रूप में है वो इन लोग दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछ दिया मिनहाजुस सिराज जुजानी किसके टाइम पे थे, किसने संरक्षण दिया था, आप कह सकते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे थे, है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने बताया दिल्ली को ही अपनी इन्होंने राजधानी बनाई, और इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का जो निर्माण का विचार है ये सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही दिया। इक्ता एक तरह से एक चीज और समझिए, इन्होंने अपने साम्राज्य को इक्ता में बांटा, और ये जो इक्ता था इसमें जो इन्होंने ऑफिसर्स नियुक्त किए अपने, वो उसमें एक बड़ी चीज इन्होंने कर दी कि अब जो इक्तदार है, जैसे कि जो पहले भारत में चला रहा था कि जो जहां है वहां पर बैठ करके अपना शासन चला रहे हैं, वो अब देख रेख कर रहे हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, है ना, या फिर जो ऑफिसर्स हैं उन लोकल ही होते थे लगभग, मगर इन्होंने कहा नहीं अब ट्रांसफर सिस्टम चलेगा। तो ये जो इक्तदारी इन्होंने लाई, इक्ता व्यवस्था लाई, इसमें क्या होता था स्टूडेंट, जो इक्ता है, इक्ता में जो इक्तदार भेजे गए सर्टेन टाइम तक, 4 साल 3 साल 5 साल जो भी रहा, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों किया गया? ताकि वो करप्शन नहीं कर सके, लोगों को परेशान नहीं कर सके, और जो है वहां पे बसने की नीयत से काम ना करें, है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अगर आपको मालूम हो जाए कि मुझे यही रहना है, तो फिर तो आप अपने हिसाब का ही करने लगेगा। तो इस तरह से अभी भी देखिए, अगर आप आधुनिक टाइम पे भी जो ट्रांसफर सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो पता चलेगा करप्शन कर करके ख़त्म कर देंगे सारी चीज़ें ये लोग। तो इसीलिए जो है ट्रांसफर सिस्टम जो है, इक्ता व्यवस्था कॉन्सेप्ट ये लेके आए इल्तुतमिश, और इन्होंने अपने सुल्तान की खुद की सेना भी बनवाई। ये सारा कॉन्सेप्ट इल्तुतमिश का था। और मुद्रा शास्त्र में इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया था स्टूडेंट। यह पहले ऐसे तुर्क शासक थे जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए जिनको हम लोग क्या कहते हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये हमेशा क्वेश्चन आता है। इन्होंने इसे आरंभ किया, और इन सिक्कों को इसी कारण जो है इन्हें क्या कहा जाता है, सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। देखिए क्या क्या किया। एक तो जो सिक्के निकल रहे हैं उस पर क्या होगा, टकसाल का नाम रहेगा, वो उसके बाद चांदी का टंका, सोने का जीतल, ये सारी चीजें करवा रहे हैं। तो एक बड़ा क्या हुआ, चेंज हुआ, है ना। इससे पहले ये सब चीजें नहीं हो रही थी हमारे यहाँ पे।
मैंने आपको कहा कि इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग जो है सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ जोड़ने का काम किया, है ना। इससे पहले क्या था, सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंत क्या थे, लोकल्स होते थे स्टूडेंट, उनका अपना ग्रिप होता था अपने एरिया पर। लेकिन इल्तुतमिश ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया, जो प्रांतों का विभाजन किया था, अब जो इक्तदार जा रहे थे उनका ट्रांसफर होता था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट। देख लीजिए आप लोग, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर के निजामी हैं, इनके अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, ओके, लेकिन इसको जमीन पर, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति और एक दिशा और एक शासक वर्ग प्रदान किया। अगर हम देखें तो इसका विस्तार कौन करते हैं, इल्तुतमिश करते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर के निजामी। इल्तुतमिश का मकबरा जो है उसको मकबरा शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है, और इसे जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश या ममलूक वंश कह दीजिए आप। इल्तुतमिश के शासनकाल का मुख्य आधार क्या थे, विदेशी मुसलमान थे। क्यों थे, क्योंकि मंगोल्स जो थे स्टूडेंट, वो पूरा मध्य एशिया डिस्ट्रॉय कर चुके थे। यहां से आप देखिए जलालुद्दीन मंगमरनी भागा था, सिर्फ वही नहीं अकेले भागा था, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वह भी आए, बहुत सारे कारीगर बेचारे, उन लोग के जान पे जब आफत आई रहेगी तो आप तो भागिएगा नहीं, भागिएगा। और इस समय जो है भारत क्या है, थोड़ा मध्य एशिया में देखिएगा, उसका जो लोकेशन थोड़ा दूर दराज पड़ रहा है, तो ये थोड़ा बचा हुआ है। इल्तुतमिश यहाँ का राजा है, ये लोग आए भाई कि हमारा तो जगह इन्होंने खत्म कर दिया, हमें शरण दीजिए। तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए उस समय, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे महल बनाने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, बड़े एक कल्चर का जो बहुत अच्छा, क्या कहा जाता है इस समय, कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत है बहुत फ्लोरिश था स्टूडेंट, बहुत मल्टी कल्चर चीज़ें हमारे यहाँ पे आई। एक तो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब थी ही, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की चित्रकला, चाहे वास्तुकला, म्यूजिक, ये सब चीज़ें तो था ही अपने जगह पे, या लेखन कला हो जाए। लेकिन अब क्या है, अब बाहर से भी सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि अपने अपने जगह पे बहुत उत्कृष्ट थी। तो इन सब का क्या होता है, एक क्या होता है, फ्यूजन बनता है इस समय। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई थी स्टूडेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस समय चूंकि अभी इल्तुतमिश क्या है, सेटल डाउन हो रहे हैं, तो अभी जो भी ऑफिसर्स थे ज्यादातर क्या थे, टर्क्स थे स्टूडेंट, जो बाहर से आए थे, तो उसके शासन का आधार यही लोग थे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इल्तुतमिश को कई बार राय दिया गया है कि आप जो है इस्लाम के धर्म के अनुसार, यानी शरिया के अनुसार जो है भारत में शासन करें, और हम लोग इसको इस तरह से करें। तो इन लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। सल्तनत काल में भी आप देखेंगे जितने भी ज्यादातर शासक हुए, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि ये जो मतलब बायस टाइप से करना, ये सारी चीजों को उन्होंने नकारा है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी। मैंने आपको बताया कि अपने जो उनके बड़े बेटे थे इल्तुतमिश के, उसका चयन ना करके उन्होंने रजिया को अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने तुर्क चहलगानी बनाया था, जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने रजिया को ना बना करके, उनकी बात ना मान के, उनके पुत्र जो थे रुकनुद्दीन, जो कि क्या थे, शराब उराब के आदी थे, उनको जो है गद्दी पर बैठा दिया। इनकी माता थी, इनका नाम था शाह तुर्कान, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। तो ये एक तरह से रुकनुद्दीन तो शराब उराब में बैठे हुए थे, उनकी माँ शाह तुर्कान ही शासन कर रही थी। बाद में रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली की जनता से अपील की और फिर अपना जो है पद वापस लिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद का जो 30 साल का इतिहास है स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो शासक हैं वो आते हैं, और शासक और अमीरों के बीच में हम क्या देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट देखने वाले हैं। और ये जो है पूरा संघर्ष भरा इतिहास होने वाला है। अमीरों के बीच सत्ता के अधिकारी के लिए संघर्ष का इतिहास था ये। रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदार के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आया होगा
कि जिस इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी का निर्माण कराया, कि जो उसके प्रति वफादार हो वो उसके क्या जनरेशन, जो उसके आगे के वंशज आ रहे हैं उनके प्रति ही वफादार नहीं रहा। उन्होंने जो है नॉमिनेट किया था वैसे अपनी रजिया को, रजिया सुल्तान को, कि ये मेरी बेटी जो है बहुत काबिल बेटी है, यही जो है शासन संभालेगी। लेकिन ऑफिसर्स को पची नहीं, क्योंकि क्या था, मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव मुसलमान थे स्टूडेंट उस समय, और उनको तो बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट हो रहा था कि अरे भाई रजिया कैसे बन जाएगी, एक महिला शासिका कैसे बन जाएगी, वो कैसे शासन करेगी, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसे। तो उन्होंने रजिया को बनने नहीं दिया, उनके भाई को बना दिया रुकनुद्दीन को। बाद में रजिया का क्या कैरेक्टर है वो सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत लंबी जा चुकी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये किसका मकबरा है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है स्टूडेंट। इल्तुतमिश ने ही, और राजा जो होते थे ना उस समय के सुल्तान, वो अपना मकबरा वकबरा खुद ही क्या करवा देते थे, डिजाइन वगैरह करवा देते थे, कि हम अगर खत्म हो गए तो यहाँ ये प्लेस पे बनाना, इस जगह ऐसे बनवाना। तो ये सारी चीजें वो कर देते हैं। और मैंने कहा कि इन्होंने क्या किया, 3031 में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया है स्टूडेंट। और जिसका प्रारंभ किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये जो नसरुद्दीन इनके बेटा थे, इनके इल्तुतमिश के, इनके जो है इनके मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ये था आपका दिल्ली सल्तनत। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी जो किया, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा आपको समझाना भी पड़ेगा, नहीं तो मेडिवल इंडिया कैसे दिमाग से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको मालूम चल गया इक्ता क्या है, इक्ता क्या है, प्रांतों को बांट दिया, ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो रहा है। फिर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, तो उन सब चीजों को क्या करें, ध्यान से सुने तो आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, और उसके अगर हो सका तो हम लोग बलबन भी आ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इन तीनों को हम लोग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। तो अगर क्लास पसंद आए तो जो इतनी मेहनत हो रही है तो उस पर क्या करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब करना क्या है आपका, मुझे लगता है आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। तो आप लोग कीजिए। और क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो तो भी बताएगा। अगर आप लोग स्टेट PCS UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री में आपको दिक्कत होती है, तो आप मेरी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।